हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। जो 12th की मैथ में 12 से 13 नंबर के एग्जाम में आते हैं। अब वेक्टर फिजिक्स में भी पढ़ने के लिए होती है। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर में सबसे पहले हमें एडिशन वेक्टर, दूसरा नंबर में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज ये दोनों इसलिए आ भी सकता है क्योंकि यहाँ पर नाम से ही पता चलता है मुझे वेक्टर है ना। तो सबसे पहले ये दो पॉइंट है, इससे मैं क्लियर करूंगा कि स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है ना। ये दोनों क्लियर हो जाएगी तो हम और सारे जो वर्ड जो लिखे हुए हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर तो वो मुझे अच्छी तरह से समझ में आएगी है ना। तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है ना। स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ ओनली फॉर मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण यानी रियल नंबर, यानी मैग्नीट्यूड सिर्फ क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं कि नंबर वास्तविक संख्या है ना। अब इसमें रियल नंबर जैसे यानी कि आपको समझ में आ गई √3, √4, 5, 6, 7, 8 यानी कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे उसे हम अवश्य कहेंगे कि यह स्केलर क्वांटिटीज है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़ प्रॉब्लम होते हैं, उनसे हम कैसे पकड़ेंगे कि जैसे यहाँ पर मास, देखिए मास इसका यूनिट से पकड़ाएगी कि ये मास है क्या है ना। एसआई यूनिट से पकड़ेंगे। इसका एसआई यूनिट होता है केजी है ना। इस केजी को हम 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी इस प्रकार से हम कह सकते हैं। 5 केजी आटा, 6 केजी आटा, यानी ये काउंटिंग का कार्य ये कर रही है ना, बट इसमें डायरेक्शन का कार्य बिल्कुल नहीं कर रही है। इस प्रकार से इस वर्ड प्रॉब्लम को हम पकड़ सकते हैं कि ये स्केलर है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज इसमें दो चीज होनी चाहिए। आपको यहां पर एक मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों होगी तो आपको वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे है ना। अब इसमें दोनों चीज होना चाहिए। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ये चार दिशा जो है ये दिशा का भी बोध होंगे इसमें। बस अंतर है कि यदि इसमें एक दिशा का ज्ञान होगा तो उसमें आप वर्ड प्रॉब्लम उससे जल्दी पकड़ लोगे कि ये वेक्टर है। कुछ ऐसे भी हो गए कि दिशा डेमलेस रहेंगे, मतलब कि दिशा मतलब छिपे हुए रहेंगे, आप उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि हम उस प्रॉब्लम को हम कैसे पकड़ेंगे कि वो भी वेक्टर है या स्केलर है ना। जैसे हम बात करते हैं 30 डिग्री, आप समझ गए कि रियल नंबर से समझ गए कि ये निश्चित है कि यह स्केलर है ना। हम आपको बता दिए कि यदि आपका मैग्नीट्यूड सिर्फ है तो स्केलर होगी, यदि आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी तो आपका वेक्टर क्वांटिटीज होगी। ये आपका यदि 40 किलोमीटर, आप समझ गए ये काउंटिंग कर रहा है, ये किधर 40 किलोमीटर डायरेक्शन ये तय नहीं कर रहा है कि किधर जा रही है ना। इस प्रकार से 40 किलोमीटर है बट ये नहीं साबित कर रही है कि किधर जा रही है, किस दिशा में जा रही है ना। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, स्केलर होगी। जैसे एरिया की बात करते हैं, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। आप कोई एक खेत है, आपको किस डायरेक्शन में आप कैसे उसे कहोगे, क्योंकि वो चारों डायरेक्शन जो जिसमें किसी एक डायरेक्शन का बोध होना चाहिए और वो डायरेक्शन उस तरह से बोध नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसे भी क्या कहेंगे, स्केलर है ना। अब कहेंगे कि मोहन 10 केजी गेहूं को पिसाने के लिए पूरब की ओर जा रहा है। तो यानी कि मोहन यानी 10 केजी गेहूं पिसाने के लिए, ओके। अब वो किस ओर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। ये 10 केजी तो मैग्नीट्यूड हुआ और पूरब क्या हुआ, डायरेक्शन हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम्स रहेंगे तो हम उसे जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं है ना। अब प्रॉब्लम्स रहेंगे जैसे फोर्स, आपको रहेंगे फोर्स, कि हम फोर्स को हम कैसे पकड़ेंगे कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। फोर्स का मतलब होता है बल। अब बल होती है,
आप जानते हैं कि इसमें भी 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन इसमें भी काउंटिंग किया जा रहा है। बट अब यहाँ समझिए कि जब तक फोर्स की डिफिनीशन सही से नहीं पकड़िएगा तो आप नहीं पकड़ सकते कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। अब फोर्स का मतलब होता है बल। बल हम किसी वस्तु को यदि हम ठेलते हैं या खींचते हैं, यदि हम किसी भी वस्तु को ठेलेंगे या खींचेंगे तो 4 दिशा में किसी एक दिशा का डायरेक्शन जरूर संकेत करेगी। यदि हम पूरब से ठेल रहे हैं तो आपको निश्चित है कि पश्चिम में जाके गिरेगी, है ना। तो इस प्रकार से हमें एक दिशा का बोध, यानी कि जैसे हम किसी भी वस्तु को ठेलेंगे तो निश्चित एक दिशा का बोध करेगी। तो इस प्रकार से फोर्स आपको पता चल गई कि क्या हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटीज होगी, है ना। इस प्रकार से हम प्रॉब्लम्स को पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी इसका यूनिट होता है मतलब किलोमीटर, मीटर। तो अब कितना होगा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस डिस्टेंस यदि हम करेंगे 5 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहे हैं तो निश्चित है कि उस वक्त हो जाएगा वेक्टर। सिर्फ खाली डिस्टेंस है, सिर्फ वो किलोमीटर का प्रकट कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगी, स्केलर होगी। क्या होगी, स्केलर होगी। अब बात करते हैं टाइम। टाइम मतलब समय। समय का भी डायरेक्शन लेस है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम पीरियड, है ना, उस प्रकार से। अब उसके बाद कर देते हैं लेंथ, स्पीड, वॉल्यूम, एरिया। अब बात करते हैं, थोड़ी ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। आपको जो भी प्रॉब्लम है फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपको इसमें 2 तरह केसेस देंगे। एक ऐसा देंगे जिसमें डायरेक्शन छिपा हुआ रहेगा, उसमें आपको उसकी डिफिनीशन से पकड़नी होगी कि उसका ऐसा यूनिट से भी पकड़नी होगी, है ना, वो क्या कह रहे, तभी आपको वेक्टर पकड़ में आ सकती है। स्केलर का भी देखिए 2 तरह का है। सबसे पहले तो एक रियल नंबर जो है उस तरह से रहेंगे तो हम जल्दी पकड़ सकते हैं कि यह स्केलर है ना। एक प्रकार से ऐसे रहेंगे जो कि छिपे हुए रहेंगे, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट उसको डिफिनीशन पर गौर करने से वो भी आपको पकड़ में आ जाएगी कि वेक्टर है कि स्केलर है ना। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि टाइप्स ऑफ वेक्टर होती क्या। अब देखिए पहला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी कर सकते हैं, वाइड वेक्टर भी कर सकते हैं, या पटी वेक्टर भी कर सकते हैं ना। इससे 4 नाम है। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर है ना, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, है ना। इतने सारे वेक्टर को हम समझेंगे। सबसे पहले कि जीरो वेक्टर है क्या। जीरो वेक्टर सिर्फ जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। जैसे इसका मैग्नीट्यूड आने की आपका जीरो हो जाएगी तो उसे हम कह सकते हैं कि ये जीरो वेक्टर है। इसे हम सूचित करेंगे इट इज डिनोटेड बाय और वेक्टर से, है ना। अब बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर है क्या, है ना। यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर जिस यूनिट वेक्टर का मान सिर्फ 1 होनी चाहिए, है ना। बट इसमें यूनिट वेक्टर का हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देखिए एक्स रिप्रेजेंट करेगी आई कैप, वाई रिप्रेजेंट करेगी जे कैप और जेड रिप्रेजेंट करेगी के कैप। ये आप हमेशा समझिएगा कि एक्स एक्सिस पर आई कैप रिप्रेजेंट करेगी, अब वाई एक्सिस पर जे रिप्रेजेंट करेगी और जेड एक्सिस पर के रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो अब यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पर लेट हम कुछ मानते हैं, जैसे ए वेक्टर मान लेते हैं, एक्स आई कैप वेक्टर देते हैं, एक्स आई वेक्टर, वाई जे वेक्टर, जेड के वेक्टर। अब बात करते हैं कि अब इसे हम मॉड ए निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉड का भी जिक्र कर देते हैं, है ना। मॉड आपको पता है कि मॉड हमेशा क्या देती है, रियल नंबर देती है। मॉड जैसी यहाँ पर लगेगी तो इसका डायरेक्शन को लेस कर देगी, यानी कि स्केलर में परिवर्तन कर देगी। मॉड हमेशा स्केलर में यहाँ परिवर्तन कर देगी, क्योंकि इस रिप्रेजेंट को डायरेक्शन जो लगी हुई है ये वेक्टर का है ना। इस वेक्टर को कोफिशिएंट टर्म है वो चीज आपको आएगी, है ना। इसका जितना सारे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का रूट हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, है ना। और यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से भी सूचित कर सकते हैं, बी कैप से भी हम सूचित कर सकते हैं, है ना। तो ए कैप बराबर होता है
मॉड ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर, है ना। ये होता है यूनिट वेक्टर का सूत्र होती है ना। ये बेसिकली है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर। आपको मॉड पता हो गई है कि क्या है। यदि हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन दे देगी कि ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है और कहेगी फाइंड यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैप के लिए, है ना। अब यहाँ पर हम मॉड निकालने के लिए जानते हैं जो आई कैप जे कैप और के कैप या वेक्टर हो या चाहे कैप हो, तो उसे हम उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उसे रूट का मतलब निकालना होगा। यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार हम सीधे कर सकते हैं मॉड ए वेक्टर, यह सूत्र लगा सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जानते हैं 4 9 16 25 4 30। तो इस प्रकार से हम यहाँ सूत्र के अनुसार हम ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर लगा के अब यहाँ पर हम जो इसका हो गया उसके साथ हम भाग दे के उसका हम यूनिट वेक्टर मान निकाल सकते हैं। ये हुई यूनिट वेक्टर। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आने की डायरेक्शन हम आपको फिर से कहते हैं सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। यानी ए के वेक्टर के बराबर है तो बी के ही बराबर होनी चाहिए। यानी कि इसका दो कंडीशन हम बताते हैं। सबसे पहले तो हम बताते हैं ए मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर, फिर दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड यानी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन होगी तो आपको ये इक्वल वेक्टर होगी, है ना। अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर। कौन वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर सबसे पहले हम कोई एक लाइन लेते हैं ए बी, इस ए बी के बीच में हम कोई ए वेक्टर लेते हैं, है ना। यदि हम बट अपोजिट साइड बी ए वेक्टर इस डायरेक्शन यानी कि चेंज करते हैं तो नेगेटिव आ जाएगी, तो इसे हम नेगेटिव वेक्टर यानी ड्यू टू नेगेटिव वेक्टर। यानी कि इसका सिंपल है कि इसका डायरेक्शन सेम हो बट उसके विपरीत यदि हम वेक्टर निकालते हैं तो वो प्लस साइन से लेकर माइनस साइन चेंज करती है, इसलिए वो नेगेटिव वेक्टर हो जाती है। कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर किसी एक पॉइंट से बहुत सारे डायरेक्शन विभिन्न दिशाओं में निर्गत हो जाती है यानी फैल जाती है ना। मतलब एक पॉइंट से एक बिंदु से बहुत सारे डायरेक्शन निर्गत हो जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। को टर्मिनल वेक्टर, अब ये भी देखिए को टर्मिनल वेक्टर किसी एक पॉइंट यानी बहुत सारे डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे मिलती है, उसे हम को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। देखिए इसका भी मैग्नीट्यूड तो सेम है बट ये भी नेगेटिव वेक्टर जैसा ही है। कोलिनियर वेक्टर इसका ए वेक्टर है बट इस डायरेक्शन में रहेगी इसलिए माइनस ये ए वेक्टर हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपका कोलिनियर वेक्टर भी होगी और पैरेलल वेक्टर भी होगी। अब बात करते हैं लाइक वेक्टर। लाइक और अनलाइक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। लाइक का मतलब पसंद है तो लाइक है, पसंद नहीं है तो अनलाइक है ना। पसंद होनी चाहिए, एक दूसरे को भी पसंद होगी तभी लाइक है, और यदि एक दूसरे को ना पसंद है तो अनलाइक होगी, है ना। मेरा कहने मतलब इफ दे सेम लाइन सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन। यदि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, यदि फर्स्ट दोस्त को उसे मूवी देखना पसंद है तो इसे भी देखना पसंद होगी, है ना। इस कारण वो लाइक है एक दूसरे का, इसलिए हम लाइक वेक्टर कहेंगे। और अनलाइक वेक्टर इफ दे हैव द सेम अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन सही है बट एक दूसरे का क्या है अपोजिट होगी। जैसे एक दूसरे का अपोजिट होगी तो उसे अनलाइक वेक्टर है। समझने का क्या है कि किसी एक दोस्त को मूवी देखने का मन है बट किसी को एगो की नहीं है ना, यानी कि एक दूसरे का मतलब क्या हो गया, वो अनलाइक हो गया, है ना, जिसके कारण से वो अनलाइक वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब हम इसे इधर मिटा देते हैं। पोजीशन वेक्टर कोई ओ है, यहाँ पर ए है, ओ को हम लेते हैं
ओ जीरो कोमा क्योंकि रीजन का पॉइंट यहाँ पर आते कि वेक्टर है 3D, इसलिए यहाँ एक्स वाई जेड यहाँ तीन तीन टर्म में अब चलेगी, है ना। अब बात करते हैं ए एक्स वाई जेड। अब पोजीशन वेक्टर हम यदि ओ ए निकालेंगे तो इसका होगा पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ ए माइनस पोजीशन पॉइंट ऑफ ओ, यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि x माइनस जीरो। आपको पता है कि फर्स्ट कंपोनेंट पे आपका आई कैप और सेकेंड कंपोनेंट पे जे कैप यानी कि बाई एक्सिस पर, और थर्ड कंपोनेंट यानी कि जेड एक्सिस पर के कैप। सबसे पहले यहाँ बाई माइनस जीरो यानी कि यहाँ पर लग जाएगी के कैप जे कैप और फिर उसके बाद जेड माइनस जीरो फिर के कैप, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ओ ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप। मेरा कहने का मतलब ये पोजीशन वेक्टर तब काम करेगी जैसे कि यहाँ पर पॉइंट दे देगी 2 3 4 5 6 7, है ना। तो उस प्रकार से हम उसे वेक्टर में ला सकते हैं ना। जैसे वेक्टर में लाने के लिए यानी कि पोजीशन वेक्टर को हम इसमें काम करते हैं। सबसे ये VVI है पोजीशन वेक्टर, ये बहुत इस्तेमाल होगी क्वेश्चन में। अब यहां पर बात करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का है 10.1 रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है, सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। उसे संचय किया जाता है कि हमें मार्केटिंग के लिए निकलना है, उससे दूर नहीं जाना है ना, तो आपको उस अनुसार में आपका वेक्टर ही आती है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो सबसे पहले हम देखिए, ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, है ना। साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट मीन्स पूर्व, और नॉर्थ मीन्स उत्तर, और वेस्ट मीन्स पश्चिम, और साउथ मीन्स दक्षिण, है ना। अब यहाँ पर देखिए कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, आने की ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने की कितना डिग्री बना रही है 30 डिग्री, मतलब कि 30 डिग्री का, है ना। और कितने के अनुसार बना रही है 40 किलोमीटर, है ना। तो इस प्रकार से मुझे रिप्रेजेंट कर देना है। अब कहेगा ईस्ट और वेस्ट एंड 60 डिग्री एंड 30 किलोमीटर, तो इसके बीच में हम एंगल बना के 30 किलोमीटर, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे तो दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्लासीफाई द फ्लोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर, है ना। इसमें क्लासीफाई द फ्लोइंग एंड मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर, इसमें व्यक्त करना है, मतलब कि निम्नलिखित को व्यक्त करें कि वेक्टर है कि स्केलर, है ना। आपको हम बात करते हैं सबसे पहले 10 kg। देखिए 10 kg आपको यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है पर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए कि यहाँ पता नहीं चल रहा है कि डायरेक्शन किस दिशा में, डायरेक्शन रहेगी तो नहीं, जबकि यहाँ मास का भी है। तो अब इस अवस्था में ये क्या हो जाएगी स्केलर। अब बात करते 2 मीटर, क्या है 2 मीटर नॉर्थ एंड वेस्ट। देखिए 2 मीटर नॉर्थ एंड क्या है वेस्ट, इसका मतलब है कि ये तो आपका मीटर है, यानी कि सिंपल सी बात है कि मैग्नीट्यूड है। यहाँ क्या ज्ञान कर दी दिशा, यानी कि डायरेक्शन। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी वेक्टर। अब बात करते हैं 40 डिग्री, ये देखिए 40 डिग्री, इसमें क्या डायरेक्शन है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो जैसे 40 डिग्री तो इसलिए हमें क्या हो जाएगी यहाँ पर स्केलर। 40 वाट, 40 वाट, ये देखिए करंट वाली चीज 40 वाट 10 वाट। अब उसे हम कैसे कह सकते हैं कि वो आपका डायरेक्शन है, ये सिर्फ ये काउंटिंग नंबर है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इस कारण से ये क्या हो जाएगी स्केलर। अब यहां देखिए 10⁻⁻⁰ कूलम, है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगी कूलम, 10⁻⁻⁰ कूलम, है ना, ये भी आपकी स्केलर होगी। फिर है देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी देख सकते हैं कि आपका वेक्टर है कि स्केलर है। देखिए यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
ये वेलोसिटी का है असाइनमेंट। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी है किसी, अब चाल का डिफिनेशन क्या है, वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या है, आपको उसका एक ऐसा समय जो निश्चित समय पर धारित करती है ना। तो जैसी निश्चित की बात कर रही है आने की निश्चित, तो उस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि क्या है, वेक्टर है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा था ना कि दो तरह का देगी, एक ऐसा दिया देखिए जिसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज था, और इसमें कुछ ऐसे थे कि देखिए यहाँ पर यूनिट छुपे हुए थे, और जो जिसका यूनिट है अब उस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर 10 यूनिट न्यूटन दे देता, तो इसका मतलब क्या था, ये काउंटिंग नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्केलर है, बट यहाँ एन लगा हुआ है, तो न्यूटन किसका है, फोर्स का है ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यह स्केलर है कि वेक्टर है ना। इस प्रकार से 10 न्यूटन वेक्टर है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखिए इसमें अब बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम मतलब समय, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, इसमें क्या है, ये काउंटिंग है, इसमें डायरेक्शन लेस है ना। इस प्रकार से ये डायरेक्शन इसमें नहीं है, इस कारण से क्या हो जाएगा, स्केलर। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर, अब किधर किलोमीटर है, सिर्फ ये नहीं कहा है कि 2 किलोमीटर पूर्व की ओर होता है डिस्टेंस, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर होता है ना, वो डायरेक्शन लेस है ना। आप कोई निश्चित समय की कोई वस्तु जाएगी उस अवस्था में हो सकती है, बट ऐसे डिस्टेंस का मेन रूप में ये वेक्टर नहीं हो सकती, इस कारण से ये क्या हो जाएगी, स्केलर। फोर्स, मैंने कहा था ना कि फोर्स, फोर्स क्या है, बल है। आप किसी वस्तु को आप ठेलोगे तो किसी एक दिशा देने अवश्य गिरेगी है ना, तो निश्चित है कि ये क्या हो जाएगी, वेक्टर। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग, वेग अभी मैंने बताया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या है, वेक्टर है ना। वर्क डन मतलब कार्य है ना, काम। अब 2 घंटा 3 घंटा कार्य है ना, अब कार्य को हम कैसे, 4 घंटा कार्य किया, 10 घंटा कार्य किया, आप उससे थोड़े कैसे कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन अनलेस है, जिसके कारण से वो क्या हो जाएगी, स्केलर होगी है ना, वो टाइम पीरियड में आ गई, और जबकि टाइम यहाँ पर स्केलर हुआ इसलिए वो भी स्केलर। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर है, इस प्रकार से है, डी वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर है ना। अब बात क्या है, सबसे पहले किस फिगर को देखिए है ना, आकृति को देखिए, इसमें कोइनिशियल क्या है ना। तो कोइनिशियल पे मैंने कहा था, कोइनिशियल वेक्टर की एक बिंदु से ढेर सारे डायरेक्शन, एक से बट अधिक होना चाहिए, एक नहीं एक से अधिक होनी चाहिए। अब यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए पॉइंट है, जो देखिए यहाँ पर है ना, देखिए यही एक पॉइंट है जिससे 2 डायरेक्शन जुटे हुए हैं है ना, और बाकी इस पॉइंट से सिर्फ एक डायरेक्शन है, इस पॉइंट से भी एक डायरेक्शन है, बट इसी पॉइंट से देखिए 2 डायरेक्शन बिल्कुल हैं। इसका मतलब है कि ए वेक्टर एंड डी वेक्टर कोइनिशियल है ना। अब यहाँ पर बात किया गया है इक्वल का, इसका बात किया गया है इक्वल का। अब इसमें हमको फिगर में देखना है कि इक्वल है क्या। मैंने पहले कह दिया कि सबसे पहले इसका लाइन जो होनी चाहिए एकदम सेम होनी चाहिए है ना, एक नहीं के बट अपोजिट साइड, बट इक्वल का यही पहचान है, इफ द सेम लाइन है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम लाइन है कौन, देखिए यहाँ से एक पॉइंट गया, ये सेम डायरेक्शन, यहाँ से देखिए सेम डायरेक्शन है ना, पॉइंट देख रहे हैं सेम डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर डी वेक्टर एंड बी वेक्टर आपका क्या है, इक्वल है। अब तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में कहता है कोलिनियर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, यानी कोलिनियर है बट नॉट इक्वल। अच्छा देखते हैं, कोलिनियर का डिफिनीशन है कि उसका जो डायरेक्शन अपोजिट साइड है ना, बट नॉट इक्वल। इक्वल का मतलब है कि द सेम लाइन होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से फिगर देख सकते हैं, देखिए ये ऐसे है और ये ऐसे है, सॉरी यहाँ पर क्या था, सी वेक्टर था, यहाँ पर ए वेक्टर था, बी वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है बट कोलिनियर है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, चेंजिंग है, यानी कि कोलिनियर है बट नॉट इक्वल है ना, तो जिसके कारण से आपका ए एंड सी वेक्टर होगी है ना। अब 5वां नंबर हो सकते हैं कि वीडियो में शायद उस तरह का
नहीं दिख रही होगी है, तो किताब के अनुसार हम बताते हैं। पाँच नंबर, आंसर द फ्लोइंग एज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मीन्स गलत होता है ना। मुझे इसमें पकड़ना है कि आपको सही है कि गलत है ना। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर है ना आर कोलिनियर, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं डिफिनीशन, उस प्रकार से पकड़ना है कि सही है कि गलत। जैसे बिहार की राजधानी पटना होती है, ये ट्रू है। अब कहे कि बिहार की राजधानी रांची है, ये फॉल्स है। तो उस प्रकार से अंतर्गत पढ़ाया जाता है, तो उस प्रकार से जवाब। बट हमें पढ़े हैं सिर्फ वेक्टर पढ़े हैं, तो वेक्टर में ये देखना है कि ये सही है कि ये गलत है। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ना, देखिए आने की आपको डायरेक्शन माने की मैग्नीट्यूड है। अब बट देखिए यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगी, तो यानी कि क्या हो जाएगी, ट्रू है, ये सही में ये क्या है, कोलिनियर है ना, इसलिए क्या हो जाएगी, ट्रू। अब बात करते हैं दूसरा नंबर, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इन इक्वल मैग्नीट्यूड। यानी कि यहाँ कह दिया है टू कोलिनियर वेक्टर आर always equal in magnitude। दो कोलिनियर यानी टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अभी कोलिनियर जो है अपोजिट साइड है, बट इक्वल कहता है सिर्फ सेम डायरेक्शन है। तो ये बताइए सही है कि गलत है। यानी कि आप देख सकते हैं, देखिए कोलिनियर मैंने अभी बोला कि ये अपोजिट साइड है, बट इक्वल कहता है जब ये होनी चाहिए, लाइक नहीं होनी चाहिए, मतलब इक्वल उसका सेम लाइन होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये नेगेटिव टू नेगेटिव आ जाती है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, फॉल्स होगी, क्योंकि ये गलत है ना, इसलिए हम इफ। अब बात करते हैं तीसरा, टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। Two vector having same the magnitude are collinear। Two vector having same magnitude are collinear। देखिए ये फॉल्स है। यदि सेम ही रहे करेगा मैग्नीट्यूड, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं करेगा, तो इक्वल ही हुआ ना। अब यहाँ पर कहता है कि कोलिनियर, तो जैसी आपको जानते हैं कि डायरेक्शन क्या हो जाती है, उलट जाती है। ये क्या बोल रही है इसके बारे में, ये फॉल्स होगी, यानी ये गलत होगी। फिर कहता है चौथा नंबर कि टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब यहाँ पर कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर, तो टू कोलिनियर वेक्टर देखिए इसका अपोजिट साइड है ना। अब कहता है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, चलो सेम मैग्नीट्यूड तो लिया है ना, बट देखिए आप जानते हैं कि इक्वल नहीं है ना। अब इसका देखिए कहता है क्या, इसका इक्वल का पहचान है कि इसका सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, इस प्रकार से इक्वल है। यहाँ कोलिनियर तक कहता है ये कोलिनियर क्या इक्वल होगी, नहीं होगी ना, इसलिए आपको क्या हो जाएगी, ये फॉल्स होगी। चलिए आज के लिए मैंने 10.1 जैसे बताए है ना, फर्स्ट वीडियो था वेक्टर का। कल से हम एनसीईआरटी का 10.2 का थ्योरी देंगे है ना। कल भी हम क्वेश्चन चलने के लिए हो सकती है कल थ्योरी ही रह जाए, बट कल का क्लास सिर्फ 10.2 के लिए हम थ्योरी देंगे। मिनट आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का 10.2 ट्वेल्व।
सेकेंड वॉल्यूम। अब यहाँ पर एडिशन वेक्टर आज का टॉपिक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यानी कि इसमें जितना ये त्रिभुज है इसका जो साइड है ये जोड़ का ही मतलब है ना, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर है ना, इस सदिशों का जो त्रिभुजों का जोड़ है ना, तो इसका ये भुजा का ये जोड़ के बराबर ये पोजीशन वेक्टर होती है। तो अब यहाँ पर मैंने एक पोजीशन पॉइंट लिया जो यहाँ से जो स्टार्ट किया गया, तो ए से कहाँ बी तक गया, अब बी से कहाँ गया सी तक गया, और सी से कहाँ गया ए तक। मैंने ए से बी वेक्टर, बी से सी वेक्टर, देखिए डायरेक्शन देख सकते हैं, ए से बी तक और बी से सी तक, सी से ए तक, और फिर जहाँ से आज शुरू हुआ था वहीं तक पहुँच गया, यानी कि वो आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो इसलिए पोजीशन वेक्टर का आने की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। आप देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, अब यहाँ पर ये प्लस की जगह पर यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, यानी कि आपको डायरेक्शन जैसी इसमें चेंज कीजिएगा तो आपको पॉजिटिव से नेगेटिव या चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए डायरेक्शन चेंज किए। अब इधर माइनस से था क्या, प्लस था, है ना, इसलिए बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब यहाँ पर बात है कि अब कहेंगे किसको, ये सिंपल सी बात में बोलते हैं, ये डायरेक्शन देखिए, इस ट्रायंगल में 3 भुजा है ना, तो इसमें 2 भुजाओं का जो का डायरेक्शन सेम होगा, बट एक भुजा उसके अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो दोनों भुजाओं के जो के वो अकेले बराबर हो गए, ये होगा बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। मैं फिर कहता हूं कि 2 भुजाओं का यानी कि 2 साइड 2 भुजाओं का जो का डायरेक्शन सेम होगा, बट एक भुजा ऐसे जो होंगे उसका डायरेक्शन अपोजिट होगी, जो अपोजिट होगी उसका डायरेक्शन उसकी दोनों भुजाओं को जोड़ के वो बराबर होगी, है ना, उसे हम कहेंगे बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम गया है, देखिए सेम गया है, यानी यहाँ से पॉइंट गया है, देखिए सेम गया है, तो अब ये दोनों तो जुट जाएगा। आप देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये उल्टा अपोजिट चला गया इसका डायरेक्शन, है ना, तो जैसे चला है तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ सिंपल लिख सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, तो सिंपल लिख सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ से, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो देख सकते हैं कि ये दोनों देखिए सेम है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो सिंपल है कि हम क्या कर सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं, ए सी के बराबर, है ना, तो ए सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, है ना, तो ए सी के बराबर कितना हो जाएगा, सी वेक्टर इक्वल टू ए बी कितना है, ए वेक्टर प्लस और यहाँ पर बी वेक्टर। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज के यानी बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ को हम पकड़ सकते हैं, और इसे हम आपको फिर से बोल देते हैं कि 2 भुजाओं को डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी, उसको जोड़ के वो एक ऐसा डायरेक्शन होगा जो उसके अपोजिट होगी, वो दोनों को जोड़ के वो बराबर होगी। अब बात करते हैं सेक्शन फार्मूले। सेक्शन फार्मूले में 2 टाइप होते हैं, एक इंटरनली इंटरसेप्ट होता है, एक एक्सटर्नली इंटरसेप्ट होता है ना। जिस प्रकार से 10th में आपका सेक्शन फार्मूले पढ़ने का था 2D में, है ना, 2 डायमेंशनल, तो इसमें आपका इस वेक्टर है, आपका ए और एन रेशियो का पार्ट है, और बी और ए जो भुजाएं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस ए, इंटरनली में प्लस होती है और एक्सटर्नली में माइनस होती है। सेंट्रॉइड यानी गुरुत्व केंद्र, है ना, गुरुत्व केंद्र, जिसमें आप जानते हैं त्रिभुज के बीचों के बीच में कटान बिंदु जो बीच में होता है जी, तो उसका होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटे 3। अब यहाँ पर डायरेक्शन को साइन एल एम एन, है ना, तो हम एल के बराबर इतना कह सकते हैं x बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको ये भी पता है कि इसे हम आर भी कर सकते हैं, है ना, तो y बटे रूट अंडर मॉड एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम चीज है ना, ये हम कर सकते हैं। अब देखिए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बटे मॉड वेक्टर, और मॉड ए यूनिट का मान होता है कितना, 1 होता है, यानी कि यूनिट वेक्टर का मैंने कल भी बताया था कि उसका मान कितना होता है, 1 होता है ना। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ ये छोटा, क्योंकि ये 10.2 का मुझे बताना है, इसलिए मैंने इतने सा ही फॉर्मूले के आधारित पर जितना हो सके उतना मैंने समझाने का प्रयास किया है। और ऐसे हम एक वीडियो और डाउनलोड करेंगे जिसमें सिर्फ थ्योरी का ही फार्मूला बाय फार्मूला पार्ट बाय पार्ट सीध हुआ रहेगा। इस फिलहाल हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, इसे हम मिटाते हैं।
एक्सरसाइज 10.2 पहला क्वेश्चन है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड of the following vectors, यानी कि आपको ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर बी वेक्टर टू आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, आपको सी वेक्टर बराबर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप माइनस है, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिएगा, देखिएगा कंप्यूट निकालना, यानी कहता है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर, मतलब निम्नलिखित वेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं ना 1 2 3 तीन वेक्टर दिया गया है, इसमें हमें सबका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैंने कह दिया था कि मैग्नीट्यूड इज ए रियल नंबर, आपको रियल नंबर का पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका मैग्नीट्यूड हमेशा किसमें होता है, मॉड्यूलस में होता है, यानी कि जितने सारे वेक्टर हैं ये सबको मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ कि यहाँ पर है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अब इसका करता है मैग्नीट्यूड, तो जैसे हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब समझ जाएंगे मॉड, जब तक हम मॉड वेक्टर नहीं निकालेंगे जब तक मैग्नीट्यूड यानी कि रियल नंबर नहीं दे सकती है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मैंने कहा था कि जैसे मैं मॉड निकालूंगा तो इसके बगल में जो कोफिशिएंट होंगे उनके स्क्वायरिंग हो जाएंगे। मैंने उस वक्त मैंने बोला था कि ए वेक्टर बराबर मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, तो उसका होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो उस प्रकार से। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंक छिपा हुआ एक एक है ना, इस प्रकार से हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कितना आ गया, √3 आ गया, आप देख सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर भी देख सकते हैं 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। अब बी वेक्टर निकालना है तो सिर्फ हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस से प्लस हो जाएगी 49 और फिर हो जाएगी 9। आप देख सकते हैं 9 9 18, 18 4 22, 22 के 2 4 6, आने आपका 62, आने की √62 आया। तो इस प्रकार से आने के हम इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो अब इस तरह का जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे यदि मैग्नीट्यूड के निकालने के लिए तो हम इसी तरह से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू डिफरेंट वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि इसमें कह रहा है कि आप लिखिए 2 ऐसा वेक्टर लीजिए जिसमें डिफरेंट हो बट उसका मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, यानी कि 2 वेक्टर मुझे ऐसा लेना है कि उसमें आपका डिफरेंट वेक्टर होना चाहिए बट सेम मैग्नीट्यूड आना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैं एक ऐसा एग्जांपल लूं यहाँ पर, जब मैं दोनों को मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड निकालूं, जब मैं मॉड निकालूं तो ये दोनों को क्या आना चाहिए, बराबर। यदि इसका भी 2 आ रहा है तो इसका भी क्या आना चाहिए, 2। यानी मुझे क्वेश्चन इस तरह से कह रही है ना, यानी कि डिफरेंट वेक्टर मुझे लेना है। तो आप मान सकते हैं लेट ए वेक्टर, देखिए ले लेते हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप।
देखिए डिफरेंट वेक्टर है बट इसका मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, है ना। तब यहाँ पर देखिए मॉड ए वेक्टर निकालेंगे। देखिए इसका निकाल दे सकते हैं। इसके बगल में कितना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 4 1 यानी रूट 6 आए, है ना। अब देखिए बी निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए 4 + 1 + 1 रूट 6। आप देख सकते हैं कि मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर रूट अंडर 6। ये देखिए ये मैग्नीट्यूड जो है सेम आया है, मैग्नीट्यूड क्या आया है, सेम आया है बट डिफरेंट वेक्टर था, बट मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम आया, है ना। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। यानी अभी इसका कह रहा है कि जो मैंने डायरेक्शन बताया था, सिंपल से जो मैंने डायरेक्शन को साइन बताया था, वेक्टर यानी डिफरेंट होनी चाहिए बट डायरेक्शन को साइन को जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो उसका क्या है, सेम आना चाहिए, है ना। डायरेक्शन आपका सेम आना चाहिए, वेक्टर आपका डिफरेंट। यानी आप एग्जांपल ऐसा लीजिए कि डिफरेंट वेक्टर, यानी सिंपल हम ले सकते हैं लेट ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर बी वेक्टर 2i कैप फिर 2j कैप फिर 2k कैप। देखिए डिफरेंट वेक्टर मैंने ले लिया, है ना। अब इसका कहना है कि ये जो होना चाहिए आपको, इसका डायरेक्शन को साइन ऑफ ए वेक्टर डायरेक्शन को साइन ऑफ बी वेक्टर, ये दोनों क्या आना चाहिए, आपको सेम आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए, डायरेक्शन को साइन आना चाहिए। देखिए देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम ए वेक्टर में चलते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हम यहाँ x बराबर 1 छिपा हुआ है, y बराबर 1 छिपा हुआ है, z बराबर 1 छिपा हुआ है ना। तो डायरेक्शन को साइन ऑफ ए वेक्टर निकाल सकते हैं, डायरेक्शन को साइन ऑफ ए वेक्टर। देखिए फार्मूला मैंने अभी बताया था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y बटे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z बटे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि x यहाँ पर कितना 1, अब बाकी सबका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से हम कर सकते हैं सिंपल यानी 1/√3 1/√3 1/√3 इस ही आए हैं ना। अब डायरेक्शन को साइन ऑफ क्या चलते हैं, बी वेक्टर। तो यहाँ पर सिंपल बी वेक्टर लिख देते हैं, 2i कैप 2j कैप कितना हो जाएगा 2k कैप, 2i कैप 2j कैप 2k कैप, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं सिंपल अब ले लेते हैं कि डायरेक्शन को साइन ऑफ बी वेक्टर, यहाँ पर 2 बटा लिख सकते हैं, कितना का स्क्वायर आ जाएगा, देखिए सिंपल हम लिख देते हैं, 2 का 4 4 यानी कितना आ जाएगा 4 4 8 4 12 आएगा, है ना। अब इसका कितना आ जाएगा 2/√12, देखिए सबका वही आएगा। अब हम लिख सकते हैं 4, इसका 4 × 3 यानी कि सिंपल 2√3 लिख सकते हैं, 2/2√3 लिख सकते हैं, 2/2√3, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी सिंपल आने की हुई आ चुका है 1/√3 1/√3 1/√3। आने किस प्रकार से देखिए डायरेक्शन आपका कोसाइन सेम आ चुका है डिफरेंट वेक्टर करने पर, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y so that the vector कहता है कि 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल।
यानी कि यहाँ पर कहता है कि एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, मुझे एक्स भी ज्ञात करना है और वाई भी ज्ञात करना है। फिर कहता है कि 2i प्लस 3j है जो यानी कि इसके इक्वल में है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आपको पता है कि इक्वल का साइन बराबर होता है, तो एक्स आई प्लस वाई जे। तो हम आई के साथ कंपेयर करेंगे और जे के साथ कंपेयर करेंगे। तो 2i इक्वल टू एक्स आई है ना कैप, फिर 3j कैप, फिर वाई जे कैप। कैप से कैप देखिए कैंसिल हो गया, यानी कि x बराबर कितना 2 और y बराबर 3। यानी कि अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब उसके बाद है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट देखिए यहाँ पर एक लाइन में देता हूं जो इनिशियल पॉइंट है। कौन पॉइंट बोला गया है? इनिशियल पॉइंट बोला गया है। इनिशियल पॉइंट ये टर्मिनल है ना। मान लीजिए हम मान लेते हैं ए पॉइंट ये बी पॉइंट। ए पॉइंट मुझे पता है इसका दिया गया है 2,1 है और बी पॉइंट है -5,7 है ना। तो देखिए मैंने पोजीशन वेक्टर जैसे यहाँ ए से लेके देखिए हमको बी, तो सबसे पहले हम वेक्टर नहीं निकालेंगे तो ना ही हम इसका स्केलर निकाल सकते हैं और ना ही हम वेक्टर है ना। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं ए बी वेक्टर। तो मैंने कहा था कि यदि हम ए बी निकालते हैं, पोजीशन में मैंने समझाया था कि वो है ए है, तो यहाँ पर a -0 यानी कि आपको टर्मिनल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट है ना, यानी कि द्वितीय मतलब द्वितीय बिंदु से पहला बिंदु वाला पॉइंट क्या करेंगे? घटावेंगे है ना। तो यानी सिंपल लिख सकते हैं कि पोजीशन पॉइंट ऑफ बी और पोजीशन पॉइंट ऑफ ए। तो इस प्रकार से हम बी यानी कि यहाँ सिंपल लिखेंगे -5 फिर कितना घटाना है? -2 घटाना है ना, और इसके साथ क्या लगेगी? आई लगेगी है ना। आप देखिए क्या है 7 -1 यहाँ पर लगेगी j। तो यहाँ सिंपल आ जाएगा कि ए बी वेक्टर पांदु -7i कैप, ये हो जाएगा 6j कैप। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है कि फाइंड निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द स्केलर और वेक्टर, यानी स्केलर कंपोनेंट्स कह रहा है और वेक्टर कंपोनेंट्स कह रही है ना। तो सबसे पहले हम पर हम स्केलर कंपोनेंट्स निकालते हैं। स्केलर कंपोनेंट्स स्केलर कंपोनेंट्स मतलब इसमें देखिएगा कि आई और जे को कोएफिशिएंट, क्योंकि आई जे तो लगा वेक्टर हुआ है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा -7 एंड 6, ये हुआ स्केलर कंपोनेंट्स। अब हम निकालते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। अब देखिए -7i वेक्टर एंड 6j वेक्टर, ये आपका राइट आंसर है ना। कितने नंबर का था ये? 5 नंबर का था। अब उसके बाद हम चलते हैं 6ठा नंबर। कहता है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, यानी ए वेक्टर मुझे दिया गया है। ए वेक्टर है आई कैप -2j कैप प्लस k कैप। फिर कहता बी वेक्टर भी दिया गया है -2i कैप 4j कैप 5k कैप। सी वेक्टर आई कैप -6j कैप -7k कैप। अब ये कहता है कि इस वेक्टर का सम निकालना है। इसमें 3 वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो मुझे सम निकालना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखिए आई यहाँ -2i, तो माइनस की संख्या देखिए माइनस यहाँ पे कर सकते हैं आई प्लस आई 2i या 2i करके क्या आ जाएगा 0i कैप है ना। अब देखिए -2j है ये प्लस 4j, घट के बचेगा 2j और यहाँ पे हो जाएगा कितना -4j। अब के 5k 6k अब यहाँ घट के -k, ये आपका आंसर है।
7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यानी मुझे कोई एक वेक्टर दिया गया है, ये वेक्टर मुझे दिया गया है जो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पर कह रहा है कि यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर मुझे कह रहा है क्या होगी, यूनिट वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर बराबर वाट है ना। तो आप जानते हैं यूनिट वेक्टर को सूचित हम करते हैं एक कैप से, यानी एक कैप बराबर क्या है, वाट है ना। तो अब यहाँ पर देखना है कि यूनिट वेक्टर का मैंने फॉर्मूला बताया था कि एक कैप बराबर मॉड ए वेक्टर बटे ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर है ना। ए वेक्टर मुझे दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब मॉड आपको पता है, मॉड जैसे आ गया तो इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या होती है, रियल नंबर होती है ना। अब कैसे निकालना है मालूम भी होगी आपको, 1 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देखिए 1 प्लस 1 ये हो जाएगी 4, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बटे कितना, √6। तो 1/√6 आई कैप और 1/√6 जे कैप 1/√6 के कैप है ना। ये आपका राइट आंसर। अब 7 के बाद हम 8वां नंबर चलते हैं। आठवां नंबर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। 8वां नंबर फाइंड द यूनिट वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। देखिए पी और क्यू क्या करता है, पॉइंट्स है, पी एंड क्यू पॉइंट्स है। तो पी का पॉइंट्स मुझे दिया गया है, पी का पॉइंट्स 1, 2, 3 है और क्यू का पॉइंट्स है, क्यू का पॉइंट्स है 4, 5, 6 और इसे मुझे कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले तो हमें इसे वेक्टर, यहाँ पहले कह दिया है गया है कि इसे जब भी लाना है तो पी क्यू वेक्टर है ना। तो पी क्यू वेक्टर यानी कि आपको पता है कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका टर्मिनल पॉइंट या चाहे फाइनल पॉइंट। जैसे इसे हमको निकालना चाहना है तो यानी कि पोजीशन पॉइंट ऑफ क्यू माइनस पोजीशन पॉइंट ऑफ पी, यानी कि सिंपल है कि क्यू माइनस क्या, पी। तो आपको क्यू तो 4 में से कितना घटेगा, 1 घटेगा, तो 4 - 1 तो आपका यहाँ आई कैप लगेगी। फिर बता सकते 5 - 2 फिर जे कैप, फिर 6 - 3 के कैप, तो 3 आई कैप 2 जे कैप 3 जे कैप, ये भी 3 के कैप, यानी आपका ये आया है ना। तो अब मुझे निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो यूनिट वेक्टर हम यहाँ पर इसी को यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो पी क्यू को क्या करेंगे, कैप देंगे। यहाँ सिंपल है कि पी क्यू वेक्टर बटे मॉड पी क्यू, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि माना कि हम ए वेक्टर के इतना शो करते हैं तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर। तो अब सिंपल है कि 3 आई कैप 3 जे कैप और 3 के कैप। अमाउंट को निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दीजिए। 3 का स्क्वायरिंग 9 कितना आ जाएगी, 27 आएगी, और 9 दिया गया 27, 3 का वर्गमूल इधर भी जा सकते हैं ना। तो सीधे लिखेंगे 3 आई बटे इसका वर्गमूल कितना आएगा, 3√3। फिर क्या हो जाएगा 3j बटे 3√3, फिर हो जाएगा 3k 3√3 कैंसिल, यानी कि सिंपल है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। ये 8वां नंबर का फाइनल आंसर हुआ है। आज हम इतने तक ही चलते हैं। इसमें एक एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चन है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में, कल आज का टाइम थोड़ा सा प्रोसेस फॉर्मूला का लगा है, कल आपका ये चैप्टर खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम चलेंगे।